बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमने अपना चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ है और हमने जो अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से रिलेटेड था। आई होप आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट उसकी एप्लीकेशंस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले अगर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट रिकॉल करें तो उससे हमें ये पता चलता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस में से एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की फॉर्म में, क्योंकि यही दोनों चीज़ें न्यूक्लियस में पाई जाती हैं। फिर जब वो प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं या गेन करते हैं, न्यूट्रॉन रिलीज़ करते हैं या गेन करते हैं, तो उनका एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाता है, उनका एटॉमिक मास भी चेंज हो जाता है। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है तो वो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी होता है, तो इसका मतलब है कि वो न्यू एलिमेंट अब प्रोड्यूस हो गया। तो ये है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट के रेडिएशन एमिट करके एक नया एलिमेंट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आपको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो इस पर हमारी एक वीडियो मौजूद है, आप लोग प्लेलिस्ट में से जाकर कॉन्सेप्ट देख सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, और उसके बाद अब ये है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बेस पर साइंटिस्ट ने कुछ एप्लीकेशंस की कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन रेडिएशंस को जो इन आइसोटोप्स में से निकलती हैं। तो उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है मेडिकल इमेजिंग। इसमें होता ये है कि डॉक्टर्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की सेफ अमाउंट, यानी जो पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह ना हो, वो इंजेक्ट करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन में जिसको हमने डायग्नोस करना होता है। उसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स उस ऑर्गन में जाकर रेडिएशंस एमिट करते हैं। फिर वो जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उसकी बेस पर इमेजेस बनते हैं और उन इमेजेस की बेस पर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि बेसिकली ऑर्गन में डिसफंक्शनिंग हो कहाँ रही है। ठीक है, तो इस तरह मेडिकल इमेजिंग में यूज़ होता है और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में यूज़ होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ये है कि कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का मतलब है बेसिकली कार्बन की बेस पर किसी की एज फाइंड आउट करना। अब ये किसी से मुराद मेरी ह्यूमन बींग्स नहीं है बल्कि एनिमल्स या प्लांट्स हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, कार्बन डेटिंग का मतलब है कि हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स यानी कि प्लांट्स या एनिमल्स जिनमें कार्बन मौजूद होती है उनकी एज फाइंड आउट करना। ठीक है, अब उनकी एज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कार्बन की मदद से। देखें, जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स का एक लाजमी पार्ट है कार्बन। क्यों? क्योंकि कार्बन फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है ना, तो कार्बन किस में यूज़ होता है? फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ही प्लांट्स जिंदा रहते हैं, फूड बनाते हैं। अब इसी कार्बन का ये कार्बन जो एलिमेंट है इसका एक एटम है कार्बन 14। ये कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, मुसलसल रेडिएशंस एमिट करता है। अब क्या होता है कि जब कोई प्लांट डेड हो जाता है तो क्योंकि कार्बन 14 तो रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, तो वो मुसलसल अपनी रेडिएशंस एमिट करता रहता है और ख़त्म होता रहता है। ठीक है, कार्बन 14 रेडिएशंस एमिट करता रहता है और इसकी अमाउंट ग्रेजुअली डिक्रीज होती रहती है किसी भी ऐसे प्लांट में जो डेड हो चुका है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि हम प्लांट की एज फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा, अगर कार्बन 14 इतनी मौजूद है इसका मतलब है, अगर ज़्यादा मौजूद है इसका मतलब है कि प्लांट्स अभी अभी डाई हुआ है और कार्बन इसमें से सारी नहीं निकल पाई। और अगर कार्बन 14 की अमाउंट कम होती है तो हम ये कहते हैं कि अच्छा, प्लांट को डेड हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, इसी वजह से कार्बन 14 कम होती जा रही है। ठीक है, तो एक रूल याद रखना है कि जितनी कम अमाउंट होगी कार्बन 14 की उतना ही ओल्ड है वो प्लांट। ओल्डर द सैंपल ऑफ प्लांट लेस इज कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टेड। यहाँ तक क्लियर हो गया, कार्बन डेटिंग की समझ आ गई। इसको मैं अगर थोड़ा सा कंक्लूड करूँ तो बेसिकली हम प्लांट या एनिमल की एज फाइंड आउट करते हैं इस बेस पर कि अब उसमें कितनी कार्बन मौजूद रह गई है। अगर कम मौजूद होगी कार्बन 14 तो इसका मतलब है सैंपल पुराना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे मूव करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से हम मेटल्स की स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वो इस तरह करते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनके दरमियान हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इंजेक्ट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि आखिर इनमें कितने होल्स मौजूद हैं, कितने पोर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो उससे हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स एंड कंक्रीट मटेरियल।
और बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम अपनी बॉडी में मौजूद डिसफंक्शनिंग को करते हैं डायग्नोज, इसी तरह मेटल्स में मौजूद होल्स को भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज़ फाइंडिंग ऑयल फील्ड्स, यानी कि ऑयल के ज़ख़ीरे अगर हमने फाइंड आउट करने हो तो हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि हम बग़ैर किसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के उसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दें खुदाई करके, हम क्या करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को उस जगह पर इंजेक्ट करते हैं ज़मीन के अंदर जहाँ से हमें ऑयल फील्ड की इंफॉर्मेशन लेनी होती है। ठीक है, फिर वहाँ से वही इमेजिंग होती है और फिर हमें पता चलता है कंडीशंस का, और फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ और इन्फॉर्मेशन। ये आप लोगों ने ना, ये मैंने सिर्फ हेडिंग्स दी हुई हैं, इसकी वर्डिंग बेहतर होगा कि बुक से आप लोग याद करें, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर हैं तो कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कीजिए, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो वर्डिंग है वो कोशिश करें कि बुक से ही लें। नेक्स्ट इज जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर। अच्छा, न्यूक्लियर पावर इस तरह प्रोड्यूस होती है कि जाहिर है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रेडिएशन एमिट करते हैं, रेडिएशन यानी कि एनर्जी, वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं चीप न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में। ठीक है, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता रहता है और एनर्जी रिलीज़ होती रहती है और हम पावर जनरेट करते रहते हैं। और लास्ट एप्लीकेशन है कि डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है, ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि थायराइड डिसऑर्डर्स हों उसके लिए भी आयोडीन 161 यूज़ होता है, कैंसर के लिए स्किन कैंसर है तो कोबाल्ट यूज़ होता है। नाम नहीं बेशक याद रखें क्योंकि आपकी बुक में गिवन नहीं है, तो बेशक ना याद कीजिए। तो ठीक है, इसी तरह हम कैंसर भी डिटेक्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछा कीजिए, और पूछने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करना चाहिए साथ साथ। ठीक है जी। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से रिलेटेड, कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो न्यूट्रल एटम्स हैं उनकी आयोनाइजेशन कैसे करते हैं। आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयन बनाना, और एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल कर उसको आयन में कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, अब ये बात तो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं ना कि ये आइसोटोप्स एनर्जी रिलीज़ करते हैं। अब क्या होता है कि जब ये एनर्जी कोई भी न्यूट्रल एटम गेन करता है तो क्या होता है कि उस न्यूट्रल एटम का जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो ये एनर्जी गेन करता है और उस एटम की हुदूद में से निकल जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज़ रिलीज्ड। अब इसको आप लोग ऐसे समझें, फॉर एग्जांपल ये एक सोडियम का एटम है, सोडियम के एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले ऑर्बिट में 2, उसके बाहर वाले ऑर्बिट में 8 और सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में 1। ये 11 इलेक्ट्रॉन पूरे इस तरह अरेंज होते हैं। अब क्या है कि सोडियम एटम को अगर एनर्जी मिलती है किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप से तो क्या होगा कि सबसे पहले तो एनर्जी जाहिर है इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्यों वो न्यूक्लियस की हुदूद में मूव करेगा, एटम की हुदूद में मूव करेगा, फिर तो जाहिर है एनर्जी गेन करके वो किसी बाहर वाले ऑर्बिट में जाना चाहेगा। ठीक है, हमने बोहर के मॉडल में यही पढ़ा था ना कि एनर्जी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो बाहर वाले ऑर्बिट में मूव कर जाता है और एनर्जी कम हो जाती है तो अंदर वाले ऑर्बिट में मूव कर जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है ये वीडियो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी इसने गेन की और बाहर वाले ऑर्बिट में मूव किया तो बाहर तो ऑर्बिट ही नहीं है, तो जाहिर है कि वो इस एटम की हुदूद से बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 रह गए। तो सोडियम की इस तरह आयोनाइजेशन होती है, सोडियम न्यूट्रल एटम से आयन में कन्वर्ट हो जाता है विद द गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप। सिर्फ सोडियम नहीं, ये तो एक एग्जांपल थी, हर न्यूट्रल एटम इसी तरह एनर्जी गेन करता है, इसी तरह उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है और इसी तरह वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। और सोडियम ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो लूज़ करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यहाँ तक अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, ये शॉर्ट में आप लोग ज़रूर याद करेंगे, शॉर्ट में ज़रूर याद करेंगे। और अगर अभी तक यहाँ किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिए। ठीक है, और इसके बाद हमारा बस एक टॉपिक रह गया है और फिर चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह हमारा एंड हो जाएगा। पूरे चैप्टर 1 चैप्टर 2 में कोई भी क्वेश्चन है ज़रूर पूछा कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।